नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका मैथ एजुकेटर मनोज कुमार एसएफबी क्लासेज कोर्स से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टीपीटी में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। आज हम आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, या रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, वह रैखिक समीकरण किस प्रकार समझे जाने, उसके बारे में आपको हम डिटेल बताएंगे, जो कि हमारे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम उसी के बारे में आज कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, लिखा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। हम यहाँ पे सामान्यतः दो चर हम लेंगे। आपका x और y पे बात करेंगे, x और y पे बात करेंगे। ये हम दो चर ले रहे हैं, x और y। रैखिक समीकरण होता क्या है, हम ये पहले जाने। हमारे पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण, पहले हम जाने कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण जानने के लिए हम करें क्या, कोई ऐसा समीकरण जो किसी रेखा को निरूपित करे, वो होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है, कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, जहाँ पे हम सामान्यतः x और y दो चर लेंगे। अब यहाँ समझें, रैखिक समीकरण होने के कुछ प्रतिबंध हमको पता होना चाहिए। कोई समीकरण लिखा है वह रैखिक है कि नहीं, इसके लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे अगर दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर हम बात करें, रैखिक समीकरण बात करें, तो उसका व्यापक रूप अगर बात करें, व्यापक रूप की बात करें, कैसे पहचाने दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे पहचाने, तो उसका व्यापक रूप होता है, हम लोग निरूपित करते हैं a1x b1y c1 इज इक्वल 0 व a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। अगर कोई समीकरण रैखिक समीकरण है और वह दो चर वाला है, तो उसका व्यापक रूप या तो a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा। तो हमने अभी बात किया कि रैखिक समीकरण होता क्या है, कैसे जाने कि कोई रैखिक समीकरण है, तो उसकी पहचान सुने। ये तो हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण को हम पहचानने की विधि जान रहे हैं। तो हम पहले जाने कि रैखिक समीकरण होता क्या है। अगर कोई समीकरण दिया है तो नंबर एक कंडीशन क्या होगा कि वह दो बराबर पक्षों में होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 5x + y इज इक्वल टू 0। यह हमारे पास दो चर x और y दो चर है, दो बराबर पक्ष में है। अब हम ये ध्यान दें कि दिया गया चर x y की घात, इसके ऊपर जो पावर लगती है, जो घात होती है, ये घात एक से बड़ी है कि छोटी है। तो अगर हम देखें इस समीकरण में, तो घात जो चर की है वो केवल और केवल दोनों की एक है। और हमारे रैखिक समीकरण का प्रतिबंध भी यही बनता है कि कोई समीकरण रैखिक समीकरण होगा यदि उसमें दिए गए चरों की घात केवल और केवल एक हो। और यहाँ पे केवल और केवल एक दिख भी रही है, इसलिए यह क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि दिए जाने वाले चरों की घात केवल और केवल एक है। एक के अतिरिक्त कोई घात होती तो वह हमारे रैखिक समीकरण की श्रेणी में नहीं आती। और हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि रैखिक समीकरण वह समीकरण होगा जिसमें दिए गए चर की घात केवल और केवल एक हो। बगल में जो आगे की संख्या लिखी जिसे हम गुणांक कहते हैं, यह गुणांक कुछ भी हो सकता है, इस पर निर्भर नहीं करता। हमारे किसी भी समीकरण, रैखिक समीकरण जो भी गुण होंगे वह केवल चरों पे निर्भर करते हैं, न कि उसके आगे लिखे गए गुणांकों पे। हम केवल चरों की बात करेंगे और चरों की घात अगर एक है
केवल एक है तो वह होगा रैखिक समीकरण, अर्थात इसे हम एक रेखा के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो ध्यान देना, हम यहाँ पे एक समीकरण लिखे हैं दो चर वाला, हमने लिखा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो जब दो चरों वाला रैखिक समीकरण की बात करेंगे तो हमारे पास दो समीकरण होगा, एक का व्यापक रूप होगा a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0 और एक का होगा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 b1 c1 जो है ये कोई गुणांक होगा, गुणांक कहने का मतलब कोई गिनती के रूप में, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकती। अगर हम रैखिक समीकरण दो चर वाला पढ़ रहे हैं तो ये भी शर्त होगा कि जो x का जो गुणांक हो रहा है, y का जो गुणांक हो रहा है, x का गुणांक और y का गुणांक ये सदैव कोई ना कोई गिनती होनी चाहिए। c जो लिखा है c ये भी एक गिनती रहेगी, यह शून्य भी हो सकता है लेकिन x और y के गुणांक शून्य कभी नहीं होंगे। यही बात यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी क्या होगा, x y के गुणांक कभी शून्य नहीं लिखे जाएंगे। c2 जो होगा ये पद शून्य हो सकता है क्योंकि हमारे पास अगर x और y में से कोई भी गुणांक शून्य बना तो वह समीकरण दो चर वाला न रह करके एक चर में हो जाएगा, और हमको पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो हमेशा ध्यान रखें, दो चर वाला रैखिक समीकरण वह समीकरण होगा जिसमें दिए गए दो चर हो, कोई समीकरण दो चरों वाला हो और दिया गया चर की घात केवल और केवल एक हो, तो निश्चित है वह समीकरण आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा, अर्थात उसे हम कार्तीय तल पर रेखा पे दिखा सकते हैं। अभी बात आगे करेंगे हम कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा समझ ले। हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया और हम ये भी जान गए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। दो चर वाला रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें दिए गए दो चर हो और दोनों चरों की घात केवल और केवल एक हो, एक के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी घात हो। जैसे यह तो रैखिक समीकरण है, ये क्या है, रैखिक समीकरण है, लेकिन यही हम लिखें 4x² प्लस y बराबर 0 तो यह आपका रैखिक समीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि चर की घात 2 है। यहाँ तो ठीक है लेकिन x की घात 2 बन जा रही है, यह दो घात वाला समीकरण जैसा दिख रहा है लेकिन इसमें दो चर हैं। तो हम लोग दो चरों में ये ध्यान दें कि जो चर दिया गया उसकी घात केवल और केवल एक हो, अर्थात यह रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, नहीं है, नहीं है, ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो हम सीधे जान अर्थात इसको हम रेखा पे निरूपित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये रेखा पे निरूपित होगा। चलिए हम अब बात करेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण व्यापक रूप जान गए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण होते कैसे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अब हम इसको रेखा पे निरूपित कैसे करते हैं, कार्तीय तल में कैसे निरूपित करेंगे, या दो चर वाला रैखिक समीकरण की प्रकृति क्या होगी, तो थोड़ा समझा जाए। अगर कोई समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको हम किसी कार्तीय तल पे दो रेखा पे दिखा सकते हैं, कार्तीय तल पे दो रेखाओं द्वारा हम अलग अलग दिखा सकते हैं। अब वो जो हम रेखा दिखाएंगे वह रेखा की प्रकृति क्या होगी कि दो हमारे पास जो समीकरण आया उस रेखा की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति जैसे हमने कहा भैया ये है कार्तीय तल, यहाँ पे आप रखते हो एक्स अक्ष, ये रखते हो एक्स का डैश अक्ष, ये रखते हो वाई अक्ष, ये वाई का डैश अक्ष। अब इन अक्षों कार्तीय दो बीमी ज्यामिति की बात हो रही है, यहाँ पे कार्तीय दो रेखा को दिखाना है, एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों के दिशाएं अलग अलग, ऋणात्मक धनात्मक, x की धनात्मक दिशा, x की ऋणात्मक दिशा, y की धनात्मक दिशा ऊपर की और y की ऋणात्मक दिशा, ये हो गई। अब इस पे जब हम दिखाएं क्योंकि रैखिक समीकरण है तो ये रेखा द्वारा निरूपित किया जा सकता है, तो हम रेखा द्वारा जब निरूपित करेंगे तो दो समीकरण होगा तो वह दोनों समीकरण का रेखा अलग अलग बनेगा। अब अलग अलग जब बनेगा तो क्या ये रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, जैसे मान लो इस समीकरण का रेखा ये हुआ, ये हो गया इस समीकरण रेखा, यानी a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, और एक रेखा क्या हो गया, एक रेखा दूसरा जो है वो रेखा यहाँ से हो रहा है, y अक्ष को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये हो गया a2x b2y और c2 बराबर 0। अब ये रेखाएं देखें तो ये रेखाएं हमको समांतर समझ में आ रही हैं,
ये समांतर रेखा है, यानी ये सीधी रेखा है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका मतलब हो रहा है कि ये समांतर रेखा है। तो हम किसी भी समीकरण को देखकर बता दें, बिना कार्तीय तल पर निरूपित किए हम बता दें कि वह रेखा की प्रकृति क्या होगी। दो चरवारखी समीकरण, जो हम दो चर का समीकरण लेंगे, अगर उसे कार्तीय तल पे दिखाना पड़े वह रेखा किस रूप की होगी, समांतर होंगी या ये किसी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या एक रेखा पर ही होकर जाएंगी, तो हमारे पास कुछ प्रतिबंध होते हैं। हम ये जाने यहाँ पे कि हमारे पास जो रेखा रैखिक समीकरण दिया गया है उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात वो प्रतिच्छेदी रेखा को प्रकट कर रही है। दोनों रेखाओं का समीकरण यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं कर रही हैं, कार्तीय तल पे दिखाया जाए, या एक दूसरे को समांतर होकर जा रही हैं, या संपाती अर्थात उसी रेखा पे होकर जाए, यानी एक ही रेखा पे दोनों रेखा बन जाए, जिसे हम संपाती कहेंगे। तो चलो ये हम बात करेंगे कार्तीय तल पर हम लोग कुछ रेखा के समीकरण को निरूपित करना सीखें। तो हम निरूपित करना सीखें कैसे, क्योंकि रैखिक समीकरण निश्चित है, हम रैखिक समीकरण है तो रेखा बना सकते हैं उस समीकरण का। तो जैसे हमारे पास कुछ समीकरण है तो हम यहाँ पे थोड़ा किताब का सहारा लेंगे समीकरण के लिए। तो हम देखें हमारे पास जैसे कुछ समीकरण हैं, हमने यहाँ पे लिखा क्या, अब हमारे पास दो समीकरण है, हम इन समीकरण को हम रेखा पे दिखाना चाह रहे हैं। ये दोनों रेखा पे दिखाएंगे और रेखा का प्रकृति जानेंगे। हम क्या करेंगे, ये दो रैखिक समीकरण है, दिए गए चरों की घात केवल और केवल एक, चरों की घात केवल और केवल एक, इसलिए दोनों रैखिक समीकरण है। रैखिक है अर्थात रेखा द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो चलो हम इन दोनों समीकरणों को हम क्या करें, रेखा द्वारा निरूपित करें। कक्षा 9वीं की अगर हम बात करें, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए, तो वहाँ पे हम दो चर रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, लेकिन एक ही समीकरण पढ़ते हैं, एक ही समीकरण, दो चर वाला एक एक समीकरण। हम यहाँ पे दो दो समीकरण लेके चलेंगे। तो चलो हम दो दो लेके चल रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए x - y = 8, 3x - 3y = 60। अब ये दो हमारे पास समीकरण है, ये किसी रेखा को निरूपित करेंगे। क्यों? क्योंकि रैखिक समीकरण है तो निश्चित इससे रेखा बनाया जा सकता है। तो हम रेखा बनाने के लिए करें क्या, ये समीकरण चलो हम इसको माना 1 है, इसको चलो हमने माना 2 है। हम दोनों समीकरण से बारी बारी से लेंगे। हमने पहले समीकरण 1 के लिए चला, यहाँ से हमने क्या किया, कुछ बिंदु निकाला। जैसे x और y है, किसी एक चर का हमको मान पता हो जाए तो निश्चित है कि हम दूसरे चर का मान भी आसानी से निकाल देंगे उसके अनुरूप। अगर यहाँ पे देखें x का मान किसी तरह हमको पता हो जाए या हम कोई मान लें, y उसके अनुरूप निकलता रहेगा जो इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो हम करते क्या है, चलो हम एक बात करें, एक समीकरण को ले, ठीक है, हमने लिया समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चले, समीकरण फर्स्ट है क्या, x - y = 8 है। अब करें क्या, यहाँ पे चलो हम किसी एक चर x को निकालना चाहें, ठीक है, x को निकालेंगे तो ये क्या होगा 8, y पक्षांतर करके जाएगा, माइनस है तो प्लस बनाएगा, धन y, सॉरी, x बराबर 8 + y, ठीक, ये हो गया x का मान। समीकरण 1 से हमने चला, ये हो गया। अब हम क्या करें, x का मान y के पद में आ गया। यदि हमें किसी तरह y का मान पता हो जाए, हम रखते जाए, x उसके अनुरूप निकलता है। तो चलो हमारे पास समीकरण हो गया। हमको चाहिए क्या, रेखा कार्तीय तल पे दिखाने के लिए हमारे पास x का डैश h, y का डैश h, 4 दिशाएं होंगी, चारों दिशाएं हमको रखना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, हमको x के और y के मान चाहिए। x के और y के जब मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, x का मान y के पद में निकला है तो ऐसा करें, y का मान हम अपने से कुछ न कुछ एज्यूम करके मान करके रखें, x उसके अनुरूप निकलता रहेगा। तो चलो हम बात करें क्या, यहाँ पे कार्तीय तल में बिंदु होते हैं, x y बिंदुएं हैं, तो निश्चित हम बिंदुओं की सारणी की बात करेंगे। चलो हम बना रहे हैं बिंदुओं की सारणी,
यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे x और y से कुछ बिंदु, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 8 जो समीकरण है इससे हम निकालेंगे बिंदु। तो हम क्या करें, x का मान y के अनुरूप, अर्थात हम क्या करेंगे, x बराबर लिखा 8 धन y, और y को चलो हम क्या करेंगे, अपने अनुसार लिख देंगे। ये हमने एक बिंदु की सारणी बना दिया। यहाँ पर हम चलो अधिकतम 3 बिंदु निकालना चाह रहे हैं, आप इससे अधिक भी बिंदु निकाल सकते हैं। ध्यान देना, हमको क्या करना है, x का मान y के रूप में आया है, y का मान यदि हमको पता होता जाए, y का मान पता होता जाए, x निकल आएगा। चलो हम y का मान कुछ भी जो आपको ठीक लगे, बड़ा मान छोटा मान जो रखे, हम अपने तरफ से आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। y का मान जो चाहो वो रखो, समीकरण आपका कोई भी हो, जो मान आपको ठीक लगे, छोटा लगे या आसान लगे वही मान रखें, समीकरण की प्रकृति वही बताएगा। तो चलो हम रख क्या रहे हैं, हमने देखा अगर y का मान बड़ा मान धनात्मक कोई मान रख रहे हैं तो हमारे पास बिंदुएं बड़ी हो रही हैं, गलत नहीं है, सही है, उसको थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बना के दिखाएंगे। अगर हम छोटे मान को माने तो निश्चित है x का मान भी छोटा बनेगा और हमको छोटे से ग्राफ में ही बात हो जाएगी। चलो हम y का मान एक बार हम रखना चाह रहे हैं, चलो -1 रख रहे हैं। -1 रखेंगे तो y का स्थान जब -1 रखा जाए तो ये हो जाएगा 8 - 1, अर्थात तब मान निकल के आएगा सेम। अगर हम y का मान -2 रखें तो ये -2 y का स्थान रखा जाएगा, तो 2 इसके साथ अंतर कर जाएगा तो ये बनेगा भैया कितना, 6। अब क्या हुआ, अब कोई मान और, अब ये कहो कि ऋणात्मक ही रख रहे हैं, कोई धनात्मक मान रख लो, चलो हम 1 को भी रख लिया। 1 रखा तो ये y के स्थान पे -1 रखोगे, जुड़ करके ये 9 बन जाएगा। अब ऊपर x का मान नीचे y, ऊपर x का मान नीचे y, ऊपर x का मान नीचे y, तो हम कार्तीय तल में पढ़े हैं बिंदु, जिसमें क्या होता है, बिंदु अर्थात बिंदु का निर्देशांक हम बनाते हैं, बिंदु वो का निर्देशांक लिखते हैं, निर्देशांक यानी उसको निर्देशित करने वाले अंक लिखते हैं। ये होता है x, y, इसे हम भुज से पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं भुज, और इसे हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। भुज, कोटि, अर्थात पहला बिंदु x को निरूपित करेगी यानी भुज को, और दूसरा कोटि को। तो ध्यान देना, यहाँ पे x का मान, y का मान, x का मान, y का मान, x का मान, y का मान, इसलिए बिंदु क्या बने, इसलिए हमारे पास बिंदु आ गए। बिंदु आ गया, चलो हम किसी पॉइंट यानी बिंदु को हम चलो a b c कुछ भी संख्या निरूपित कर दो। तो पहला हुआ 7, -1, दूसरा हुआ 6, -2, तीसरा हुआ ये सी बिंदु मान लिए 9, 1। हमारे पास पहले समीकरण से बिंदु आ गया, पहले समीकरण से बिंदु आ गया। एक बार फिर से समझ लें इसको कैसे हमने निकाला, एक बार फिर समझें। हमने क्या किया, दो चौरैखी समीकरण को हम रेखा कार्तीय तल पे निरूपित करना सीख रहे हैं। तो कैसे निरूपित करेंगे, अर्थात इस रेखा की प्रकृति क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी, संपाती होगी, ये जानने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले समीकरण के बिंदु बनाना चाहा। ध्यान, हमने क्या किया, x इस रैखिक समीकरण में किसी एक चर का हम वैल्यू निकालते हैं दूसरे के चर के पद में। हमको आसान दिखा x, क्योंकि तरफ y को ले जाए, पक्षांतर करें, थोड़ा सा उल्टा समझ में आ रहा था। हमने x को क्या किया, x को रोक लिया, बराबर उस तरफ ले जाए, 8 + y हो गया, यानी x का मान y के पद में आ गया। ठीक, अब क्या करें, हमको बिंदुओं की सारणी बनाना, क्योंकि कार्तीय तल पे निरूपित करना, तो हमारे पास 2 बीमी ज्यामिति होती है, 2 बीमा यानी 2 बिंदु होने चाहिए x और y। तो हम निश्चित है x का मान y के पद में आ गया, y अपने से कुछ भी मान रखे, x उसके अनुरूप निकलेगा और वो हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। हमने क्या किया, बिंदुओं की सारणी बनाया, x बराबर 8 + y, और फिर y का तो मान हमको पता नहीं है, x का मान y के पद में ही पता है, लेकिन y का मान हमको नहीं पता है, तो y हम अपने से रखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलो अपने से रखना शुरू किया, -1, -2, 1। आप कुछ और भी रख सकते हैं, बड़ा मान, छोटा मान, कुछ भी रखेंगे, केवल अंतर क्या होगा, समीकरण वही बनेगा, रेखाएं वही निरूपित होंगी, केवल हमारा ये जो कार्तीय तल है बड़ा छोटा हो जाएगा, यही अंतर होता है। चलो, हमने अपने से मान रखना, आप अपने से कुछ भी मान रख सकते हैं। ये हो गई
समीकरण 1 के लिए बिंदु तक हमने चला। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार हमने क्या किया, समीकरण सेकंड चले। सेकंड थोड़ा सा अगर ध्यान दें, हमारे पास x का गुणांक, y का गुणांक, दोनों गुणांक है। चलो यहाँ भी हम क्या करें, x का मान निकालें। हमने क्या किया, ये समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। जब सेकंड चले हमने क्या किया, x 3x को रोक लिया है, ये हो गया 16 माइनस ये प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x को रोका तो 3 जाकर डिवाइड बना दिया, 3 जाकर के यहाँ विभाजन कर जाएगा, ये गुणा का पक्षांतर करेंगे। 3 क्या है, x साथ गुणा, दो अलग अलग जातियों की राशि, एक चर एक अचर, दो अलग अलग जाति की राशि के बीच का जो चिन्ह होगा गुणा, हमने x को रोका, ये गुणा क्या करेगा, अगले पद में भाग कर जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास x का मान y के पद में। तो चलो अब हम क्या करें, यहाँ भी इसी प्रकार बिंदुओं की सारणी लें, बिंदुओं की सारणी बनाएं, सारणी। तो हम क्या करेंगे, x का मान हमारे पास y के पद में आया है वही रखेंगे, और y का मान क्या करेंगे, अपने अनुरूप स्वेच्छा से जो भी हमको ठीक लगे वो हम निकालें। तो हमने यहाँ पे अधिकतम 3 बिंदु का ही बात किया है, आप 3 से अधिक बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ भी हम y का मान अपने से रखेंगे, x उसके अनुरूप निकलेगा। तो चलो हम रखना शुरू करें। अगर हम y का मान, थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाए कि हम y का ऐसा मान सोचें जिससे हम वो 3 से डिवाइड करने पे विभाजित होता रहे। जैसे अगर हम y के स्थान पे 0 रखें तो हमारा ये हो जाएगा 0, 16 डिवाइड बाई 3 बना रहेगा, 3 से 16 कटेगा नहीं। चलो अगर हम 1 रखते हैं तो 13, 2 रखते हैं तो होगा क्या 6, और अंतर के 10, तो भी नहीं डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब और ऋणात्मक सोचें, ये जो नहीं हम जो बता रहे हैं ऐसे करें, आप कुछ भी रखते चले जाओ, दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 अंक 3 अंक दशमलव का है, एक हम सार्थक अंक तक हम लिख लेंगे। तो हम करें क्या, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हम रखे y का मान कोई निगेटिव ऋणात्मक मान, अगर हम चलो रख ले -2 तो 6, अंतर क्या रहेगा, चलो हम लोग -ही रखें, थोड़ा छोटा मिलेगा, बड़ा धनात्मक रखने पे बड़ा मान रख रहा है। चलो हम सोच करके हम शुरू कर रहे हैं 0 से, थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम y का मान 0 रखें तो 16/3 होगा, तो चलो 16 डिवाइड बाई 3 हो गया, 16 डिवाइड बाई 3। फिर हम क्या करेंगे, अब y के स्थान पे अगर हम रख दें -1 तो ये हो जाएगा -3, 1 का गुणा हो गया 3 के साथ, 3 1 का नाम 3 ऋणात्मक है तो ऋण 3, 16 का अंतर करेगा 13, 13/3 बनेगा, ये 13/3 बनेगा। फिर हमने क्या किया, y का मान चलो हमने रख दिया ऋण 2 रख दिया, आप कोई भी रखें तो हो जाएगा, इसके साथ ऋण 6 होगा और अंतर करेगा 10/3 बनेगा, 10/3। ये हो गया हमारे पास बिंदुओं की सारणी में। इसलिए बिंदु बने, आपके बिंदु क्या बने, बिंदु बने x आपका ये मान है, y ये, तो चलो हमने यहाँ पे a b c से निरूपित किया है, तो इसको चलो हम p कर दें। पहला बिंदु p हो गया 16/3 0। दूसरा बिंदु हो गया आपका p के बाद q बिंदु हुआ 13/3 -1 PQ, और उसके बाद R बिंदु आपका हो गया 10/3 -2। चलो ये हो गया आपके पास बिंदु। हमने क्या किया, समीकरण 1 से बिंदु निकाला और समीकरण 2 से बिंदु निकाला। अब इसको करना क्या है, कार्तीय निरूपण करना है कार्तीय तल पर। तो थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लें, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब इसको और बड़ा करने के लिए हम करें क्या, चलो ये हमने हमारे पास देखे मान तो सबसे बड़ा 9 है, ठीक है, 16/3 है, तो हम थोड़ा सा बड़ा मान ले लें। बड़ा मान ये हम कार्तीय तल बना दे रहे हैं, कार्तीय तल बना दे रहे हैं। एक प्रकार से इसको हम आलेख द्वारा निरूपित करना भी कहते हैं। ये हो गया आपका y, ये हो गया
x का डैश अक्ष, ये हो गया y का डैश अक्ष, ये हो गया y अक्ष, सॉरी x अक्ष। ठीक, अब चलो, अब हम क्या करेंगे, पहले रेखा के पहले बिंदु को रखें 7, तो अगर हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं को दर्शा ले, ये होता है मूल बिंदु जहाँ पे सभी निशांक 0 होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 और भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, इसके अनुरूप भी ले सकते हैं। हमने यहाँ रखा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, चलो ऋण 5 तक ही रख रहे हैं, आपके ऊपर है और बड़ा बना सकते, क्योंकि हमारे पास ऋणात्मक मान बहुत बड़े नहीं है तो 5 तक ही हमने लिखना चाहा। धन 1, धन 2, धन 3 और धन 4, धन 5, धन 6, धन 7, धन 8, धन 9 और धन 10। नीचे भी आ जाओ, y की ऋणात्मक दिशा पे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6, बहुत है, इतना हमने कर दिया। अब देखिए, अब हम रखेंगे हर रेखा के बिंदुओं को। हाँ, इसमें सावधानी क्या होगी, कार्तीय तल में दिखा रहे हैं, रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी, ये हो सकती हैं। तो हमारे पास ये जो बिंदु रखे हैं हमने, ये जो हमने निशान के अक्षों पे जो बिंदुओं को प्रकट किया है 1 2 कॉमा से, इसके बीच की जो दूरी हो वो समानता में रहे, समान दूरी रहे, नहीं तो हमारी रेखा कभी प्रतिच्छेदी रहती है फिर भी प्रतिच्छेदी नहीं बन पाती है, संपाती रहती है संपाती नहीं बन पाती है, समांतर रहता है समांतर नहीं बन पाता है। ये सावधानियां होनी चाहिए कि गैप, सभी जगहों के बीच के जो गैप रखे गए हैं ये बराबर हो। चलो, पहले रेखा के समीकरण के बिंदु को रखे है 7, 7 x का धन है, y का ऋणात्मक मान, x का धनात्मक मान, x के धनात्मक अक्ष, ये धनात्मक अक्ष है, x का ये धनात्मक अक्ष है, धनात्मक अक्ष है, ठीक, और ये ऋणात्मक अक्ष है।